हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मलिक मेहताब है और आज मैं प्रो ट्रेडर की जानिब से एक वेबिनार लेके हाज़िर हुआ हूँ, जिसका टॉपिक होगा आज कोरिलेशन और सेंटीमेंट। एक्चुअली ये वेबिनार हम कल कर चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी रिकॉर्डिंग मैंने जब देखी तो उसकी वॉइस क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसमें से शायद मेरा नेटवर्क इशू था, जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा आवाज़ कट रही थी बीच में। तो आई थॉट कि मैं ये रिकॉर्डिंग दोबारा कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, और ये टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये मिस करने वाला टॉपिक नहीं है। अच्छा, हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो सर आमिर रज़ा साहब के बारे में बात कर लेते हैं। सर आमिर रज़ा साहब, इन्होंने प्रो ट्रेडर ब्रांड को 2018 में स्टार्ट किया था और 2018 से लेके अब तक सक्सेसफुली प्रो ट्रेडर ब्रांड को रन कर रहे हैं। और सर आमिर रज़ा साहब ख़ुद एक प्रोफेशनल ट्रेडर हैं और एज अ ट्रेनर बहुत सारे स्टूडेंट्स को लर्निंग करवा रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट्स के रिलेटेड। और सर आमिर रज़ा साहब ने ख़ुद सर साजिद गोरी साहब से फाइनेंशियल मार्केट्स की ट्रेनिंग ली थी और अब्रोड से भी वो ट्रेनिंग्स वगैरह ले चुके हैं और ले भी रहे हैं। इसके अलावा हम थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। मेरा नाम मलिक मेहताब है और बाय प्रोफेशन मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर और फ्रीलांसर हूँ, और इस फील्ड में मेरा तकरीबन 7 साल का एक्सपीरियंस है। 7 साल से ज़्यादा ही होगा यकीनन, बहरहाल एस्टिमेटेड। खैर, इसके अलावा फॉरेक्स ट्रेडिंग में मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा हूँ तकरीबन पिछले 2 साल से, और एज अ ट्रेनर भी आप सर प्रो ट्रेडर ब्रांड के साथ काम कर रहा हूँ। और मैंने इनिशियल जो ट्रेनिंग ली थी वो सर आमिर रज़ा साहब से ली थी। अच्छा जी, एक छोटा सा डिस्क्लेमर बहुत ज़रूरी है। आप लोग चूँकि एक रिकॉर्डिंग को देखेंगे, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा स्क्रीन को पास करके सारा डिस्क्लेमर जो है वो रीड कर लीजिएगा। जो भी कंटेंट प्रो ट्रेडर ब्रांड की जानिब से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, और इसमें हम आपको किसी भी किस्म की बाय सेल या सब्सक्राइब करने की ऑफ़र नहीं कर रहे। ओके, दैट्स इनफ। मीट आवर टीम। हमारी टीम में, प्रो ट्रेडर ब्रांड की टीम में, मिस्टर कमरान मुनीर और मिस्टर महबूब आलम दोनों एक प्रोफेशनल ट्रेडर और ट्रेनर हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह प्रो ट्रेडर ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं। कोरिलेशन, आज जो हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जो चीज़ें आज हम सीखेंगे, उसका एक ओवरव्यू है। व्हाट इज़ करेंसी कोरिलेशन, करेंसी का कोरिलेशन क्या है, कैसे काम करता है, और आपको इससे कैसे फ़ायदा हो सकता है, हम ये समझेंगे आज। उसके बाद हाउ टू रीड करेंसी कोरिलेशन टेबल, करेंसी कोरिलेशन टेबल को कैसे रीड किया जाता है वो भी हम समझेंगे आज। और व्हाट आर दी मोस्ट हाईली कोरिलेटेड करेंसी पेयर्स, सबसे ज़्यादा कोरिलेटेड करेंसी पेयर्स कौन से हैं, और इसके पीछे बैक एंड में क्या रीजंस हैं वो भी हम समझेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ करेंसी पेयर्स, मुख्तलिफ़ किस्म के करेंसी पेयर्स के वो भी हम एक देखेंगे, उसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। एक्चुअली उसमें मैं आपको थोड़ा सा डेमो भी करके दिखाऊंगा। अच्छा, इसके अलावा वाई इज़ रिस्क सेंटिमेंट इम्पोर्टेंट, सेंटिमेंट इम्पोर्टेंट क्यों है, इसको भी आज हम समझेंगे। इसके बाद हाउ डू वी मेजर रिस्क सेंटिमेंट, रिस्क सेंटिमेंट को मेजर करने का क्या तरीकाकार है, और ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम डिटेल में समझेंगे। 7 सेफ हेवन करेंसीज क्या होती हैं, और रिस्क सेंटिमेंट ऑन या ऑफ कैसे काम करता है, और इसके बैक एंड पे आप किस तरह से चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज़ करेंसी कोरिलेशन, करेंसी का कोरिलेशन क्या है, बहुत बेसिक है। करेंसी कोरिलेशन में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक करेंसी अप ट्रेंड में जा रही है, यानी एक मार्कअप किया जा रहा है प्राइजेस को, तो दूसरी करेंसी उस मार्कअप को फॉलो करेगी,
जब दो करेंसीज एक ही डायरेक्शन में जाएंगी तो जब इस तरह की मूवमेंट होगी तब हम इसे कहते हैं कि ये दो करेंसी पेयर्स जो हैं वो आपस में कोरिलेटेड हैं, यानी इनकी मूव एक जैसी है। एक बाय में जा रहा है तो दूसरा भी बाइंग साइड जा रहा है। अगर एक पेयर डाउन साइड मूव कर रहा है तो दूसरा पेयर भी उसे फॉलो कर रहा है, यानी वो भी डाउन साइड मूव कर रहा है। इस तरह की मूवमेंट जब भी होगी किसी भी दो पेयर्स के साथ, तो हम इसे कहेंगे कि ये दो पेयर्स जो हैं वो कोरिलेटेड हैं, क्योंकि इनकी मूव जो है वो तकरीबन एक जैसी है और वो एक ही तरफ मूव करते हैं, चाहे वो सेल साइड हो चाहे वो बाय साइड हो। या फिर समटाइम्स ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर एक पेयर जो है वो डाउन साइड मूव कर रहा है और दूसरे पेयर में आपकी वो अपॉर्चुनिटी या वो चीज़ें मैच नहीं हो रही, तब दूसरा पेयर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन मूव नहीं करेगा, बल्कि वो एक कंसोलिडेशन करना स्टार्ट कर देगा, रेंज करना स्टार्ट कर देगा, चर्निंग करना स्टार्ट कर देगा, एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन करना स्टार्ट कर देगा। तो वो उसके अगेंस्ट नहीं जाएगा एटलीस्ट। इस तरह की मूवमेंट को या इस तरह की करेंसी पेयर्स को हम कहते हैं कोरिलेटेड करेंसी पेयर्स। हम यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी की एग्जांपल लेते हैं। यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी एक बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल है। जब भी यूरो यूएसडी एक अप ट्रेंड में जाएगा तो जीबीपी यूएसडी उसे फॉलो करेगा। दोनों एक अप ट्रेंड में होंगे। अगर यूरो यूएसडी एक डाउन ट्रेंड की तरफ चलता है, यानी मार्क डाउन किया जाता है प्राइसेस को, तो तब जीबीपी यूएसडी उसे फॉलो करेगा। अगर जीबीपी यूएसडी डाउन साइड पे जा रहा है तो यूरो यूएसडी उसे फॉलो करेगा। और अगर जीबीपी यूएसडी के फंडामेंटली हालात ऐसे नहीं है कि वो अप साइड या डाउन साइड मूव करे, तो ऐसी सिचुएशन में मोस्ट प्रोबेबली मार्केट रेंज करेगी। सो उसकी यूरो यूएसडी की मूव के अगेंस्ट नहीं जाएगा जीबीपी यूएसडी, बल्कि रेंज करना शुरू कर देगा। और जब भी ऐसी सिचुएशन होगी तो आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा कि नेक्स्ट पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज़ कहाँ मौजूद हैं, मैंने कब और कहाँ ट्रेड करना है। ठीक है। बाय द वे, ये करेंसी ये कोरिलेशंस ब्रेक भी हो जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडी डाउन आ रहा है तो जीबीपी यूएसडी इस कोरिलेशन को ब्रेक भी कर सकता है। और ये जब भी ब्रेक होगा कोरिलेशन, तब बैकग्राउंड में किसी न किसी किस्म की अफरा तफरी होगी, किसी न किसी किस्म का कोई हंगामी हालात होंगे जिसकी वजह से ये कोरिलेशंस जो हैं वो ब्रेक हो जाएंगे। जैसे कि कोविड-19 हो गया। कोविड-19 में हालात जो हैं वो हंगामी हालात चल रहे हैं आजकल, और हर मुल्क एक दूसरे मुल्क के अगेंस्ट जो है वो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं एक दूसरे पे, और उसकी वैलिड रीजंस भी हैं। वो किसी से बदला लेने के लिए नहीं लगा रहे रिस्ट्रिक्शंस, बल्कि लोगों की भलाई के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। और इस तरह की सिचुएशंस में बहुत सारी कंपनीज़, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ काम कर रही होती हैं, उनका बिज़नेस डिस्टर्ब हो जाता है, और जिसकी वजह से आपके कोरिलेशंस जो हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा समझते हैं कोरिलेशन टेबल को। कोरिलेशन टेबल कैसे काम करता है। इसमें दो तरह के करेंसी पेयर्स होते हैं। एक, जैसे कि हमने पॉजिटिव कोरिलेशन की बात की अभी, कि अगर यूरो यूएसडी एक अप ट्रेंड में जाएगा तो जीबीपी यूएसडी उसे उस अप ट्रेंड को फॉलो करेगा। अगर जीबीपी यूएसडी एक डाउन ट्रेंड में जाएगा तो यूरो यूएसडी उस डाउन ट्रेंड को फॉलो करेगा। अगर फॉलो नहीं कर रहा तो एक कंसोलिडेशन करना शुरू कर देगा। तो ये काम होंगे। इस रिलेशन को या इस कोरिलेशन को कहा जाता है पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी कि इन दोनों पेयर्स की एक जैसी मूव है। इसके बाद आता है नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है?
हम एग्जांपल लेते हैं यूरो यूएसडी और यूएसडी सीएचएफ की। इसमें क्या होगा, जब भी यूरो यूएसडी एक डाउन साइड पे मूव कर रहा होगा या मार्क डाउन किया जा रहा होगा प्राइसेस को, तो यूएसडी सीएचएफ एक अप ट्रेंड में चल रहा होगा, यानी कि यूरो यूएसडी की मूव के बिल्कुल ऑपोजिट। अगर यूरो यूएसडी एक अप ट्रेंड में होगा तो यूएसडी सीएचएफ एक डाउन ट्रेंड में होगा। इसे कहते हैं नेगेटिवली कोरिलेटेड, यानी जो भी मूव यूरो यूएसडी दिखाएगा बिल्कुल ऑपोजिट मूव यूएसडी सीएचएफ की होगी। या फिर जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया था कि तीसरा काम क्या होगा, एक पेयर में अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है लेकिन यूएसडी सीएचएफ में आपको एक अप ट्रेंड नज़र नहीं आ रहा, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि यूएसडी सीएचएफ आपका कंसोलिडेशन करना शुरू कर देगा, यानी कि अपने कोरिलेशन को उसने ब्रेक नहीं किया लेकिन रेंज में वो चला गया। तो इस तरह से आपके कोरिलेशंस काम कर रहे होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडी में एक अप ट्रेंड नहीं है लेकिन यूएसडी सीएचएफ में एक डाउन ट्रेंड है, यानी उसकी ऑपोजिट मूव हो रही है, तब यूरो यूएसडी क्या करेगा कि वो कंसोलिडेशन शुरू कर देगा। और अगर यहाँ पे मूव मैच नहीं हो रही तो यूएसडी सीएचएफ कंसोलिडेशन शुरू कर देगा। तो इस तरह से ये चीज़ें काम कर रही होती हैं बैक एंड पे, और इस तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव कोरिलेशन काम करते हैं। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि पॉजिटिवली कोरिलेटेड कौन कौन से पेयर्स हैं और नेगेटिवली कोरिलेटेड कौन कौन से पेयर्स हैं। पॉजिटिवली कोरिलेटेड पेयर्स में सबसे पहले आता है यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी, और वन ऑफ द मोस्ट लिक्विड पेयर्स में से ये दोनों पेयर्स हैं। उसके बाद यूरो यूएसडी और एनजीडी यूएसडी। अगर एनजीडी यूएसडी अप ट्रेंड में होगा तो यूरो यूएसडी उस अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा होगा, यानी पॉजिटिवली कोरिलेटेड होंगे दोनों पेयर्स। उसके बाद पॉजिटिवली कोरिलेटेड पेयर्स में आता है यूएसडी सीएचएफ और यूएसडी जेपीवाई। अगर यूएसडी सीएचएफ एक अप ट्रेंड में होगा तो यूएसडी जेपीवाई उस अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉजिटिवली कोरिलेटेड पेयर्स में आता है एयूडी यूएसडी और जीबीपी यूएसडी। जब भी एयूडी यूएसडी एक अप ट्रेंड में होगा तो जीबीपी यूएसडी उस अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा होगा, यानी कि कोरिलेशन वर्क कर रहा है, किसी किस्म के हंगामी हालात नहीं है और हालात सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, तब ये कोरिलेशंस आपके इस तरह से काम कर रहे होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉजिटिवली कोरिलेटेड पेयर है उसमें एयूडी यूएसडी और यूरो यूएसडी। वही सेम रूल, जब भी एयूडी यूएसडी एक अप ट्रेंड में होगा तो यूरो यूएसडी उस अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा होगा और बैकग्राउंड में किसी किस्म के हालात ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि जब भी हालात ख़राब होंगे, किसी किस्म के हंगामी हालात होंगे, तो ये कोरिलेशंस जो हैं वो बड़ी आसानी से ब्रेक भी हो सकते हैं। इवन के स्टॉक मार्केट के साथ जो कोरिलेशंस हैं करेंसी पेयर्स के, वो भी ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन वो आपके लिए फ़िलहाल थोड़ी सी बहुत ज़्यादा हाई लेवल की बात हो जाएगी, तो हम उसे बाद में करेंगे जब भी सही मौका होगा, सही टाइम होगा। ओके, हमने पॉजिटिवली कोरिलेटेड पेयर्स को तो देखा कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं बैक एंड पे। अब हम देखते हैं कि नेगेटिवली कोरिलेटेड करेंसी पेयर्स किस तरह से आपस में काम कर रहे होते हैं। नेगेटिवली कोरिलेटेड पेयर्स में सबसे पहले जो पेयर आता है उसमें यूरो यूएसडी और यूएसडी सीएचएफ। यूरो यूएसडी जब भी किसी अप ट्रेंड में होगा तो यूएसडी सीएचएफ एक डाउन ट्रेंड में होगा। इस कोरिलेशन को कहते हैं हम नेगेटिवली कोरिलेटेड। अगर आपका यूरो यूएसडी एक डाउन ट्रेंड में है तब आपका यूएसडी सीएचएफ एक अप ट्रेंड में होगा। अच्छा, उसके बाद आपका नेक्स्ट पेयर आ जाता है जीबीपी यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई। वही सेम रूल,
जब भी यूएसडी जीपी जेपी जीबीपी यूएसडी आपका एक अप ट्रेंड में होगा तो यूएसडी जेपीवाई एक डाउन ट्रेंड में होगा, और अगर जीबीपी यूएसडी एक डाउन ट्रेंड में है तो यूएसडी जेपीवाई एक अप ट्रेंड में होगा। अच्छा, नेक्स्ट आपका पेयर आता है जीबीपी यूएसडी और यूएसडी सीएचएफ। चूँकि यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी की एक जैसी मूव होती है तो यहाँ पे एक कॉमन सेंस बनती है कि यूएसडी सीएचएफ का जीबीपी यूएसडी के साथ भी नेगेटिवली कोरिलेशन होना ज़रूरी है। उसके बाद हम देखते हैं कि एयूडी यूएसडी और यूएसडी कैड, इनका आपस में नेगेटिव कोरिलेशन है। अगर एयूडी यूएसडी एक अप ट्रेंड में होगा तो यूएसडी कैड एक डाउन ट्रेंड में आप उसे देखेंगे। लास्ट पे आपका पेयर आता है एयूडी यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई। ये भी नेगेटिवली कोरिलेटेड है और इसमें भी वही सेम चीज़ होगी। अगर एयूडी यूएसडी एक अप ट्रेंड में होगा तो यूएसडी जेपीवाई एक डाउन ट्रेंड में होगा। और इन कोरिलेशंस को समझते हुए आप मार्केट के डायनामिक्स को बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। आप वो कैसे समझ सकते हैं? आप फॉर एग्जांपल एनालिसिस करते हैं और आपके एनालिसिस के मुताबिक यूरो यूएसडी एक डाउन ट्रेंड साइड पे आपको नज़र आ रहा है कि वो डाउन आने वाला है। आप उसे कंफर्म करेंगे जीबीपी यूएसडी के साथ कि क्या जीबीपी यूएसडी में भी सेम मूव एक्सपेक्टेड है या नहीं। अगर जीबीपी यूएसडी में भी वो सेम मूव एक्सपेक्टेड है तो आपकी कन्फर्मेशंस में मज़ीद इजाफा हो जाएगा कि यूरो यूएसडी में तो जो चीज़ मैंने देखी वो तो मैंने देखी कि वो मेरी अलाइन हो रही है, लेकिन जीबीपी यूएसडी में भी आपकी वो चीज़ अलाइन हो रही है तो मज़ीद कन्फर्मेशन आपको मिल गई। उसके बाद आप एनजीडी यूएसडी में कंफर्म कर सकते हैं कि यूरो यूएसडी में एक डाउन ट्रेंड की एक्सपेक्टेशन है, तो क्या एनजीडी यूएसडी में भी वो एक्सपेक्टेशंस मैं रख सकता हूँ या नहीं। क्या मुझे वहाँ पे मेरे टेक्निकल एनालिसिस बता रहे हैं कि एनजीडी यूएसडी एक डाउन साइड पे मूव दिखाएगा या नहीं। उसके बाद एयूडी यूएसडी को भी आप देख सकते हैं क्योंकि ये जीबीपी यूएसडी के साथ नेगेटिव पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। तो जीबीपी के एनालिसिस को मज़ीद कंफर्म करने के लिए आप एयूडी यूएसडी को देख सकते हैं और आपका यूरो यूएसडी के साथ भी एयूडी यूएसडी पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। तो आपके पास मल्टीपल एविडेंसेस आ जाएंगे। आपका जीबीपी यूएसडी में एविडेंस मिल गया, आपको यूरो यूएसडी में एविडेंस मिल गया, आपको एनजीडी यूएसडी में एविडेंस मिल गया, आपको एयूडी यूएसडी में एविडेंस मिल गया। जब आपको मल्टीपल पेज के अंदर एक ही जैसे एविडेंसेस मिलेंगे कि जीबीपी यूएसडी डाउन, एयूडी यूएसडी डाउन और एनजीडी यूएसडी डाउन और साथ ही एयूडी यूएसडी डाउन, तो ये चार पेयर आपको एक साथ अगर सेम टेक्निकल एनालिसिस पे सेम रिजल्ट दे रहे हो तो आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसे ट्रेड कर सकते हो डाउन साइड पे। अब वो ट्रेड कैसे करना है, ये हम सिर्फ कोरिलेशंस को समझ रहे हैं, इसमें मैं ये आपको ट्रेड करने का कुछ भी नहीं कह रहा। हम सिर्फ और सिर्फ अभी कोरिलेशंस को समझ रहे हैं कि ये कैसे काम करते हैं। बाकी ट्रेड करना कैसे है वो इंशाल्लाह आपको आने वाली क्लासेस में बताया जाएगा, समझाया जाएगा। एनीवेज, तो आपके पास चार पेयर्स के एनालिसिस आ गए कि ये चारों के चारों एक डाउन साइड पे मूव कर रहे हैं, यानी कि मेरे कोरिलेशंस जो थे वो सारे मैच हो रहे हैं और मेरे जो एनालिसिस हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनालिसिस हैं। और आप इन एनालिसिस के साथ बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप ट्रेड कर पाओगे। उसी तरह आपने नेगेटिवली कोरिलेशंस को भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, इसको भी समझना है कि ये कैसे काम करते हैं, क्योंकि आपके एनालिसिस को चार चांद लग जाएंगे जब भी आप करेंसीज़ के कोरिलेशंस में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे। करेंसीज़ के कोरिलेशंस को समझने से एक मज़ीद फ़ायदा ये भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख रहे हैं यूरो यूएसडी को डाउन साइड पे, ठीक है,
आपको आपने एनालिसिस किए जीबीपी यूएसडी में, एनजीडी यूएसडी में, और उसके बाद एयूडी यूएसडी में भी आपने एनालिसिस किए, और ये चारों पेयर्स आपको बता रहे हैं कि भाईजान मार्केट सेल साइड पे है, और आपके बड़े स्ट्रॉन्ग एनालिसिस हैं कि मार्केट आपके एनालिसिस के मुताबिक मूव करेगी। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। आपने यूरो यूएसडी को सेल किया, आपने एयूडी यूएसडी को सेल किया, आपने जीबीपी यूएसडी को सेल किया, अब आपने एनजीडी यूएसडी को भी सेल किया। आपके चार पेयर्स सेल में है। अब आप थोड़ा सा कोरिलेशंस को यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। अब चूंकि आप इन चार पेयर्स के अंदर सेल में हैं, तो आप यूएसडी सीएचएफ जो कि नेगेटिवली कोरिलेटेड है, आप उसमें भी सेल की ट्रेड लगा दें, तो आपका एसएल होने की प्रोबेबिलिटीज कितनी परसेंट है? 100% आपका एसएल हो जाएगा, क्योंकि आपके एनालिसिस के मुताबिक आपने जो ट्रेड लिया है यूरो यूएसडी और ये जितने भी पॉजिटिवली कोरिलेटेड पेयर्स हैं, आप इन्हें सेल साइड पे देख रहे हो, लेकिन आपने यूएसडी सीएचएफ जो कि नेगेटिवली कोरिलेटेड है उसको भी सेल कर रहे हो। तो क्या होगा ऐसी सिचुएशन में? आपके एनालिसिस के अगेंस्ट आप ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि आपने कोरिलेशंस को नहीं समझा। तो तब आपका एसएल यानी मार्केट का आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस 100% इंक्रीज हो जाएंगे। या तो फिर आपके जो प्रीवियस एनालिसिस हैं यूरो यूएसडी और ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड पेयर्स के साथ, आपकी ये एनालिसिस गलत है। अब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गई है ना, तो आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, समझनी है कोरिलेशंस के साथ, कि अगर एयूडी यूएसडी और यूएसडी कैड ये दोनों को नेगेटिवली कोरिलेटेड हैं, तो अगर एयूडी यूएसडी डाउन है तो मैं यूएसडी कैड को अप देखूंगा। अगर मुझे यूएसडी कैड भी कंफर्म कर रहा है कि भाई ये अप है, तो मेरी ट्रेड की प्रोबेबिलिटीज मज़ीद इंक्रीज हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे जो लोग नहीं समझते यूएसडी कैड और एयूडी सॉरी यूएसडी एयूडी यूएसडी कैड के ये कोरिलेशंस को, या फिर ये जितने भी नेगेटिवली कोरिलेटेड पेयर्स हैं एक दूसरे के साथ जो लोग नहीं समझते कोरिलेशंस को, वो क्या करते हैं कि यूरो यूएसडी को सेल किया, जीबीपी यूएसडी को सेल किया, एनजीडी यूएसडी को सेल किया, एयूडी यूएसडी को सेल किया। अब वो क्या कर रहे होंगे बैकग्राउंड में, इनको भी सेल कर रहे होंगे जो नेगेटिवली कोरिलेटेड हैं, जैसे कि यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ, जीबीपी के अगेंस्ट यूएसडी कैड, यूएसडी जेपीवाई, इनको भी सेल कर रहे होंगे। जब इनको सेल करेंगे तो क्या होगा? मार्केट उनकी फेवर में नहीं जाएगी, उल्टा उनका एसएल करवा जाएगी। जब उनका एसएल करवा जाएगी तो फिर उनका उसमें नुकसान हो जाएगा। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, जिनको कोरिलेशंस का समझ आती है, वो कोरिलेशंस किस तरह से काम कर रहे होते हैं बैक एंड में, वो लोग कोरिलेशंस के हिसाब से अपने एनालिसिस को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करते हैं, मल्टीपल एविडेंसेस लेते हैं, और वो सारे इतने मल्टीपल एविडेंसेस जब आपके पास होते हैं तो आपकी ट्रेड की प्रोबेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं। सो आपने थोड़ा सा इस पे फोकस करना है, टाइम लगाना है, टाइम लगा के इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है कि कोरिलेशंस कैसे काम कर रहे हैं और कौन सा पेयर किस साइड पे मूव करेगा, तो उसकी क्या ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, क्या ये नेगेटिवली कोरिलेटेड है। जब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी तो आपकी ट्रेड की प्रोबेबिलिटीज़, आपकी ट्रेड की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। सो मैं एक्स्ट्रा टाइम इस पे इसलिए लगाया है क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था। हम अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। व्हाट आर द मोस्ट हाईली कोरिलेटेड करेंसी पेयर्स? सबसे ज़्यादा हाईली कोरिलेटेड करेंसी पेयर्स के बारे में हम समझते हैं, और इसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये करेंसी पेयर्स आपस में कोरिलेटेड क्यों हैं। इसकी मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी की, यानी यूरोप और यूके की। 1970s में जब यूके ने
यूरोप की फ्री फ्री मार्केट्स को ज्वाइन किया था, तो यूके ने जब उनकी, एक्चुअली मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं ताकि फिर वो आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी जो मैं बात करना चाह रहा हूँ या जो मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। यूके, सॉरी, यूरोप की जो मार्केट्स है ना, वहाँ आप फ्रीली ट्रेड कर सकते हो। ये हमारे वाली ट्रेड नहीं, जो इलेक्ट्रॉनिकली होती है, बल्कि फ़िज़िकल ट्रेड। फिजिकल ट्रेड आप वहाँ पे यूरोप की किसी भी मार्केट में, किसी भी कंट्री के अंदर चले जाओ, आप वहाँ पे फ्रीली ट्रेड कर सकते हो। आपको किसी किस्म के जो गवर्नमेंट टैक्सेस हैं वो अदा नहीं करने पड़ते। तो ये बड़ा एज है यूरोप की मार्केट्स के अंदर जो कि यूके को मिला। अब यहाँ पे क्या होता है कि कोरिलेशंस उन कंट्रीज़ या उन करेंसीज की बनते हैं जो आपस में उनकी ट्रेड टाइज जो होती हैं या इकोनॉमिक टाइज वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यूके ने ज्वाइन किया यूरोप को, और यूरोप को ज्वाइन करने के बाद उनके आपस में हर साल जो ट्रेड होती है वो तकरीबन $1 ट्रिलियन की हर साल उनकी आपस में ट्रेड हो रही है। और इस ट्रेड में यूरोप को भी फ़ायदा हो रहा है और यूके को भी इसका फ़ायदा हो रहा है। और ये दोनों, जब यूरोप तरक्की करता है इनकी आपसी ट्रेड की वजह से, तो साथ में यूके भी तरक्की कर रहा होता है इनकी आपसी ट्रेड की वजह से। सो क्या होता है, इनडायरेक्टली यूरोप भी तरक्की कर रहा है, और इनकी जब तरक्की होती है तो फिर इनकी करेंसी की वैल्यू भी इंक्रीज़ होती है। तो जितनी वैल्यू यूरोप की इंक्रीज़ हो रही है उतनी ही यूके की भी हो रही है। तो इनकी इकोनॉमिक टाइज इतनी स्ट्रॉन्ग हैं, इतनी ज़्यादा गहरी हैं, जिसकी वजह से इनकी करेंसीज एक साथ मूव करती हैं, चाहे वो एक अप ट्रेंड है यानी करेंसीज स्ट्रॉन्ग हो रही हैं या करेंसीज वीक हो रही हैं। सो ये दोनों साइड पे इसी तरह से काम कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर नुकसान हो रहा है, मैं पर्सन ए और पर्सन बी आपस में ट्रेड कर रहे हैं, फ़ायदा हो गया तो दोनों का हुआ, अगर लॉस हो गया तो दोनों का हो गया। तो इस तरह से कोरिलेशंस आपके काम कर रहे होते हैं। और इसके अलावा लोकेशन भी बड़ी मायने रखती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यूके, और यूके यहाँ पे है तो बिल्कुल पास में ही आपका यहाँ पे यूरोप है, और वर्ल्ड वर्ल्ड मैप की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे एक कोने में हज़ारों मील दूर बैठा हुआ है अमेरिका, और तकरीबन इस एरिया में पाकिस्तान और इंडिया है मौजूद हैं, और यहाँ मिडल में हमारे पास चाइना है, और यहाँ पे थोड़े से कुछ और कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सऊदीया वगैरह होगी। तो यहाँ पे मिडल में कुछ और कंट्रीज़ हैं। तो अब अगर यूके या यूरोप को ट्रेड करनी है अमेरिका के साथ, तो उन्हें एक अच्छा खासा डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। सो जब जितना ज़्यादा डिस्टेंस आपको तय करके जाना पड़ेगा यूके को या यूरोप को अमेरिका के साथ ट्रेड करने में, तो वो जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो उन्हें बहुत ज़्यादा पड़ जाएगी। सो जियोग्राफिकल लोकेशन वो भी आपस में मैच होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मैच करें तो वो बहुत कम बनता है अगर हम कंपेयर करें अमेरिका के साथ। तो इस तरह से जो इकोनॉमिक टाइज होती हैं उसमें आपकी लोकेशन भी मैटर करती है कि आप किस लोकेशन पे हो और किस तरह की पार्टीज़ के साथ या किस तरह की कंट्रीज़ के साथ आपकी ट्रेड चल रही है। सो ये भी बड़ा मायने रखती है चीज़। उसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि दुनिया की सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी कौन सी करेंसीज में होती है। सबसे ज़्यादा जो करेंसीज ट्रेड की जाती हैं, करेंसीज की बात कर रहा हूँ, उसमें यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी, ये दो करेंसी पेयर्स हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रेड किए जाते हैं, और लिक्विडिटी के मामले में ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंसी पेयर्स माने जाते हैं, यानी कि तकरीबन हर वक्त ये ट्रेड हो रहे होते हैं। इसके अलावा ये करेंसी पेयर्स जो बाकी हैं ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेंसी पेयर्स हैं। एक्चुअली यूरो जेपीवाई को छोड़ के बाकी सारे मेजर करेंसी पेयर्स हैं। उसके अलावा यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी जेपीवाई, यूरो जेपीवाई, यूएसडी कैड,
AUD, USD, ये सारे करेंसी पेयर्स बहुत ज़्यादा लिक्विड हैं और इनको ओवरऑल बहुत ज़्यादा ट्रेड किया जाता है वर्ल्ड वाइड। और इसमें एक चीज़ आपको थोड़ी सी बता दूं कि आपके साथ जितने भी करेंसी पेयर्स हैं इनके साथ USD आ रहा है। तो जितनी भी करेंसी पेयर्स के साथ USD आता है और साथ में मेजर करेंसी हो, यानी कि वो कंट्रीज़ जो तरक्की याफ्ता हों। अब इसमें तरक्की याफ्ता कुछ ही ममालिक हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे कि यूरोप हो गया जो कि तरक्की याफ्ता है, UK हो गया तरक्की याफ्ता है, स्विट्ज़रलैंड हो गया तरक्की याफ्ता है, जापान हो गया तरक्की याफ्ता है। हालांकि उनके कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, लेकिन अगर कंपेयर करें GDP पर कैपिटा के हिसाब से तो वो बहुत ज़्यादा है उनका, जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं उनके मुकाबले में है उनका। तो ये वो करेंसीज़ हैं जिनकी जिनकी कंट्रीज़, जिन ममालिक की करेंसीज़ का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हर लिहाज से बाकियों के मुकाबले। अब हम देख लेते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ करेंसी पेज। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि USD की करेंसी सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, USD यानी अमेरिकन करेंसी बाकी करेंसी पेज के साथ। और उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि US डॉलर जो है वो दुनिया की रिज़र्व करेंसी है, और रिज़र्व करेंसी फिर जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट करेंसी मानी जाती है। और इसके पीछे और बहुत सारी रीज़न्स हैं। जैसे कि मैंने अभी पहले बताया कि ये वो मेजर पेयर्स हैं, ये वाले पेयर्स, ये वाले पेयर्स, ये मेजर करेंसीज हैं या मेजर पेयर्स हैं जो कंट्रीज़ ऑलरेडी तरक्की याफ्ता है, जिनकी तरक्की अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह वो उनके लिए होना चाहिए वैसे। एनीवेज, ये वो कंट्रीज़ हैं जो ऑलरेडी तरक्की याफ्ता है। अब इसके बाद जो माइनर या क्रॉसेस पेयर्स आ जाते हैं, इसमें क्या है कि ये उन्हीं ममालिक के आपस में करेंसी पेयर्स बनाए जाते हैं। जैसे यूरोप और GBP का आपस में करेंसी पेयर बना दिया, और उसके बाद यूरोप और स्विट्ज़रलैंड का आपस में करेंसी पेयर बना दिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया का आपस में करेंसी पेयर बना दिया। ये जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, इन करेंसीज़ की इन कंट्रीज़ की करेंसीज़ को आपस में क्रॉस पेयर्स बनाए जाते हैं। मेजर पेयर्स नहीं होते। मेजर पेयर्स वो होते हैं जिनके साथ USD आता है। तो इनके साथ USD आप देखेंगे कि USD नहीं है, इसलिए हम इन करेंसीज़ को कहते हैं क्रॉस करेंसीज़, के उन बाकी करेंसीज़ या बाकी कंट्रीज़ की करेंसीज़ को आपस में पेयर बना के पेश किया गया है। उसके बाद आपकी आती हैं आखिरी टाइप करेंसीज़ की। इन करेंसीज़ को हम कहते हैं, आसान अल्फाज में मैं आपको अगर समझाऊं तो ये वो ममालिक हैं, वो कंट्रीज़ हैं जो तरक्की पजीर हैं, जिनकी अभी तरक्की हो रही है और बहुत स्पीड से हो रही है, या फिर इमर्जिंग मार्केट्स भी इनको कहा जाता है इंग्लिश में। जैसे कि यहाँ पे ये एक तुर्की का करेंसी पेयर है USD के साथ। अब इसको आप मेजर करेंसी पेयर तो नहीं कह सकते, क्योंकि इसके मैंने बात की थी कि मेजर करेंसी पेयर्स के साथ USD होता है। तो उस करेंसी की जो अपोजिट करेंसी है USD के साथ, वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क होगा, तभी हम उसे कहेंगे कि ये एक मेजर करेंसी पेयर है। लेकिन ये करेंसी पेयर एक तरक्की पजीर मुल्क का है, इसलिए हम इसे एग्जॉटिक करेंसी पेयर्स में शामिल करते हैं। अब मैं ज़रा एक सेकंड के लिए रिकॉर्डिंग को पास कर रहा हूँ, मैं MT4 को ओपन कर लूँ ताकि मैंने आपको एक दो एग्जांपल और देनी है। ओके। ओके, ये MT4 है, और MT4 में हम देखते हैं करेंसी पेयर्स को कि मेजर करेंसी पेयर्स कौन से हैं। और यहाँ पे एक्चुअली ये साउंड आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो फोरेक्स
मेजर्स लिखा हुआ है, यानी कि ये मैंने जैसे पहले जिक्र किया था कि मेजर करेंसी पेयर्स होते हैं, तो ये वो करेंसी पेयर्स हैं जो मेजर हैं। उसके बाद आपके माइनर या फिर क्रॉसेस, ये दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। ये वो करेंसी पेयर्स हैं जिनके आपस में तरक्की याफ्ता ममालिक के आपस में करेंसी पेयर्स बनाए गए हैं। उसके बाद आपके एग्जॉटिक करेंसी पेयर्स, इसके भी बारे में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये कौन से पेयर्स हैं और ये किस तरह से काम करते हैं। उसके बाद बाकी और डिफरेंट टाइप के पेयर्स होते हैं, वो इंशाल्लाह आप जब ट्रेड स्टार्ट करेंगे तो वो चीज़ें आपको समझ आएंगी। उसके बाद हम अब देखते हैं ये करेंसी पेयर बनता कैसे है। सबसे पहले आपका आपके जो दो लेटर होते हैं करेंसी, किसी भी करेंसी पेयर के स्टार्टिंग के दो लेटर, वो रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी कंट्री को कि ये एक कंट्री है। जैसे कि जीबी, जीबी ग्रेट ब्रिटिश, और उसके बाद ये जो इसका आखिरी है पी, ये पाउंड से निकला है जो उनकी करेंसी है। इसको अगर हम ओवरऑल पढ़ेंगे तो ग्रेट ब्रिटिश पाउंड। उसी तरह यूएसडी, यूएस यूनाइटेड स्टेट्स का कंट्री रिप्रेजेंट कर रहा है, यूएस, और ये कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये डी उस मुल्क की करेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उनकी करेंसी डॉलर है। उसी तरह तीसरी एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि जेपी वाई, जेपी मतलब जापान और वाई का मतलब येन, जो उनकी नेशनल करेंसी है। उसी तरह हम अगर अपनी बात करें तो पाकिस्तान का पीके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आर रुपी को रिप्रेजेंट कर रहा है, पीके आर। उसी तरह आईएनआर इंडिया को आईएन इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आर रुपी को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि इंडियन नेशनल करेंसी है। सो इस तरह से ये आईएसओ कोड जो है बैकग्राउंड में काम कर रहे होते हैं। आगे ये एक्चुअली इन्फॉर्मेशन शेयर करने का मकसद ये था कि ये एक प्रोफेशनल ट्रेडर को पता होना चाहिए कि इसके बैक एंड में, करेंसी पेयर के बैक एंड में क्या हो रहा है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं सेंटीमेंट, क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है और ये ना हो कि फिर टाइम अगेन शॉर्ट हो जाए। रिस्क सेंटीमेंट क्या है और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? रिस्क सेंटीमेंट आप यूँ समझ लें कि जैसे फंडामेंटल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी ट्रेडिंग में, वैसे ही सेंटीमेंट को समझना और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे फंडामेंटली चीज़ें इकोनॉमिक डेटा, सेंट्रल बैंक या एक पॉलिटिकल इवेंट्स की वजह से चीज़ें ड्राइव हो रही होती हैं। रिस्क सेंटीमेंट उसके बिल्कुल ऑपोजिट काम कर रहा होता है, बिल्कुल ऑपोजिट तो नहीं, उसके तकरीबन साथ साथ ही काम कर रहा होता है। क्योंकि इसको क्या, इस सेंटीमेंट, रिस्क सेंटीमेंट को कहा जाता है कि ये एक इमोशनल ट्रेडर्स होते हैं या इमोशनल मनी होती है, जिसको आप रिस्क सेंटीमेंट ऑन या ऑफ की मदद से जज कर सकते हो कि अभी रिस्क सेंटीमेंट क्या है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का, बैंक्स का, हेज फंड्स का सेंटीमेंट क्या है। अगर आप उनके सेंटीमेंट को समझ लो तो आपके लिए ट्रेड करना मज़ीद आसान हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सेंटीमेंट की, बल्कि मैं आपको 4-5 एग्जांपल्स देता हूँ सेंटीमेंट को समझने के लिए। पहली एग्जांपल, यूएसए ने पाबंदियाँ लगा दी चाइना पे, और पाबंदियाँ, सैंक्शंस लगा दी उनकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे कि जनाब आपकी ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूएसए के अंदर सेल नहीं हो सकती। और जब वो प्रोडक्ट्स सेल नहीं होंगी तो चाइना एक दुनिया का प्रोडक्शन हब है, पूरी दुनिया का, और जो भी प्रोडक्शन होती है पूरी दुनिया की, उसका 30% चाइना से निकल के आ रहा है, और बाकी पूरी दुनिया 70% कंट्रीब्यूट कर रही है। लेकिन चाइना अलोन पूरी दुनिया की सप्लाई जो है वो 30% डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अकेले। और जब भी सैंक्शंस लगेंगी, इट मीन्स कि चाइना की इंडस्ट्रीज़ डैमेज होंगी, उनके बिजनेसेस जो वहाँ पे काम कर रहे हैं चाइना के अंदर, उनको नुकसान होगा, जिससे इन्वेस्टर का सेंटीमेंट,
ट्रिगर होगा। जब भी इमोशनल यानी इन्वेस्टर्स को लगेगा कि भाई वहाँ के हालात ठीक नहीं है, और हालात ठीक नहीं है, इन्वेस्टर्स को फ्यूचर में बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, और इसकी वजह से इमोशनल मनी जो है वो आपकी एक्टिव हो जाएगी। उसके अलावा साउथ चाइना सी, चाइना और यूएस के अगेन मैं एग्जांपल दूंगा। साउथ चाइना सी एक ऐसा डिस्प्यूट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आने वाले टाइम में हमें इसके रिलेटेड मज़ीद क्या क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ ऐसा जो आइडियल हो सिचुएशन के हिसाब से। आई थिंक आने वाले टाइम में ये एक ऐसा मसला है जो कभी भी ट्रिगर हो सकता है, और इस मसले के बैकग्राउंड्स की या इस मसले की वजह से पूरी दुनिया को इसका नुकसान हो सकता है। अल्लाह ना करे न्यूक्लियर वार भी हो सकता है, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ एक न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़ हैं, और इनके अगेंस्ट अगर आप एक दूसरे के अगेंस्ट ये न्यूक्लियर बम्स को इस्तेमाल करते हैं तो इसका नुकसान पूरी दुनिया को उठाना पड़ सकता है। इवन कि चाइना खुद एक इकोनॉमिक हब है और प्रोडक्शन हब है। अगर चाइना पूरी दुनिया की सप्लाईज़ को रोक दे तो पूरी दुनिया की इंडस्ट्रीज़ या बिजनेसेस को शदीद नुकसान पहुंचेगा। तो जब भी इस तरह के हालात होंगे साउथ चाइना सी में, जहां बहुत ज़्यादा ट्रेड की जाती है, दुनिया की 30% से ज़ायद जो ट्रेड निकलती है उस रूट से, वो एक ऐसा रूट है जहाँ पे दुनिया का बहुत बड़ी लेवल पे तजारत होती है, और अगर वो रूट क्लोज़ हो जाता है जंग की सूरत में तो सेंटिमेंट बड़े स्ट्रॉन्गली ट्रिगर होंगे आपके। मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल देता हूँ यूएस और ईरान की लड़ाई की। जब भी किसी एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ जंग की सूरत हाल होगी उनकी आपस में, वो जंग की या तो जंग की कंडीशंस में होंगे, यानी जंग शुरू हो चुकी है, या फिर सिर्फ धमकियां दे रहे हैं एक दूसरे को कि हम जंग करेंगे, हम जंग करेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो आगे से जवाब देंगे, हम आपका वो कर देंगे, और कर आगे होगा तो मोस्ट प्रोबेबली कुछ नहीं, लेकिन सेंटीमेंट आपका तब तक ट्रिगर रहेगा। इसके अलावा यूरोप कहता है मैं हमला कर देता हूँ यूके पे या किसी और रशिया पे, क्योंकि उनके साथ उनके आपस में नहीं बनती। तो यूरोप कहता है मैं हमला कर दूंगा रशिया पे, तो तब भी आपके सेंटीमेंट ट्रिगर हो जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया की ऑयल फील्ड्स पे किसी किस्म का हमला हो जाता है, तब भी आपके सेंटीमेंट ट्रिगर हो जाएंगे, क्योंकि सऊदीया अभी भी दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट कंट्री है जो सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस भी कर सकता है और डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है। आल्दो अभी बहुत सारी और कंट्रीज़ भी ऑयल को प्रोड्यूस करना शुरू हो गई हैं, तो बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए आपके जो सेंटीमेंट हैं वो ट्रिगर हो सकते हैं। सो ये था कुछ एग्जांपल्स सेंटीमेंट को लेके। सो आई होप कि आपको ये सेंटीमेंट किस तरह से ट्रिगर होते हैं या इमोशनल मनी किस तरह से ट्रिगर होती है आप इसको समझ सकते हैं, और समझ के इसको आपने फ़ायदे के लिए इसको ट्रेड कर सकते हैं। अभी कोविड-19 की आप एग्जांपल ले लें। कोविड-19 में ट्रंप ने ट्वीट की थी कुछ टाइम पहले कि हमारे मुल्क के अंदर अभी सिर्फ और सिर्फ 546 केसेस हैं कोविड-19 के। जब नया नया कोविड उनकी कंट्री के अंदर स्टार्ट हुआ था, तो ट्रंप ने ट्वीट की थी अपनी ट्विटर अकाउंट पे, और उसमें उसने कहा था कि जनाब मेरे तो अभी सिर्फ हमारी कंट्री के अंदर सिर्फ 546 केसेस हैं, और हमारी कंट्री में हर साल फ्लू से 12,000 से 15,000 लोग मर जाते हैं। तो ये 546 केसेस क्या कर लेंगे हमारे मुल्क का। सेंटीमेंट एक मिनट में ट्रिगर हुआ और मार्केट 9,000 पे मूव हो गई। सॉरी, आई थिंक 9,000 है या 900 पे है, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, गोल्ड के अंदर। तो ऐसे ऐसे गिरी थी मार्केट। 2 से 3 दिन में जो सफ़र मार्केट ने पीछे 2-2.5 महीने में किया था, वो सिर्फ 4 से 5 दिन में मार्केट ऐसे गिरी थी। ऐसे ये 3-4 महीने का सफ़र है,
और ये सिर्फ 2 4 से 5 दिन का है। तो ये जब भी इस तरह के सेंटीमेंट ट्रिगर होंगे तो आपका फिर ये एक्चुअली मैं आप लोग बैक टेस्ट कीजिएगा इसको। ये 9 मार्च नहीं, 9 फरवरी को पोस्ट हुई थी आई थिंक, अगर मुझे सही से याद आ रहा है, या 9 मार्च को हुई थी। आप लोग बैक टेस्ट कर लीजिएगा, ट्रम्प का अकाउंट खोलिएगा ट्विटर पे, और वहाँ पे आपको वो ट्वीट आपको अभी भी मिल जाएगी। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही देखी है, दोबारा वेरीफाई करने के लिए आप लोगों के लिए मैं स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा था। तो वहाँ पे अभी भी वो ट्वीट मौजूद है, तो आप बैक टेस्ट कर सकते हैं उसे। और गोल्ड के ऊपर आप जाएं, गोल्ड के पेयर को ओपन करें और वहाँ पे आप डेट चेक करें। तो आप डेट और टाइम जो है वो वहाँ पे अलाइन करें, और कोविड-19 के केसेस को भी चेक करें कि उस वक्त यूएस के अंदर कोविड-19 के केसेस कितने थे। और उसके बाद जैसे ही कोविड-19 के केसेस अगेन इंक्रीज होना शुरू हुए स्लोली स्लोली, और जब उसने ट्वीट की थी 9 तारीख को, तब उनके मुल्क के अंदर सिर्फ 540 केसेस थे। लेकिन ठीक 15 दिन के बाद, कि 10 दिन के बाद, उनके 20,000 से ज़्यादा केसेस थे। इतने रैपिडली केसेस इंक्रीज होने की वजह से गोल्ड फिर ऐसे उठा, जैसे गिरा था वैसे ही ऊपर उठा। तो इस तरह से सेंटीमेंट आपके ट्रिगर होते हैं। इस तरह की न्यूज़ को आप इम्पोर्टेंस देंगे, ताकि आप सेंटीमेंट ऑन कब हुआ, ऑफ कब हुआ, और कब आप इस सेंटीमेंट के ऑन या ऑफ होने से किस तरह से आप फ़ायदा उठा सकते हो। अब हम थोड़ा सा मज़ीद देख लेते हैं सेफ हेवन करेंसीज और रिस्क ऑफ और रिस्क ऑन। इसको थोड़ा सा समझते हैं। रिस्क ऑन मैंने आपको थोड़ा सा पिछली स्लाइड पे काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा दी हैं, तो मैं अभी आपको यहाँ पे एग्जांपल के साथ रिस्क ऑन और रिस्क ऑफ के समझाता हूँ। रिस्क ऑन जब भी आपका होगा तो आपकी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स या सिक्योरिटीज़ का बिहेवियर वो आपको थोड़ा सा समझना है यहाँ पे। जब भी आपका रिस्क सेंटीमेंट ऑन होगा तो S&P 500 जो कि अमेरिकन स्टॉक मार्केट की टॉप 500 कंपनीज जो है उसकी एक इंडेक्स है, वो आप देख सकते हैं कि ये एक अप ट्रेंड में होगा जब भी आपका रिस्क सेंटीमेंट ऑन होगा। डाउ जोन्स ये आपका एक अप ट्रेंड में होगा। नैस्डैक ये भी एक इंडेक्स है अमेरिकन स्टॉक मार्केट का। ये सारे करेंसी पेयर्स जो करेंसी पेयर्स कह रहा हूँ, कंपनीज कह लें आप, या स्टॉक मार्केट के इंडेक्सेस कह लें आप, इंडाइसिस कह लें आप, ये सारे एक अप ट्रेंड में होंगे। आपका गोल्ड डाउन ट्रेंड में होगा जब भी आपका रिस्क सेंटीमेंट ऑन होगा। सिल्वर डाउन ट्रेंड में होगा। करेंसी पेज में JPY और CHF ये भी दोनों करेंसी पेज आपके डाउन साइड पे मूव कर रहे होंगे। JPY और CHF दोनों सेफ हेवन करेंसीज मानी जाती हैं। ये दोनों करेंसीज डाउन साइड पे मूव कर रही होंगी, और बाकी करेंसीज जो होंगी नॉर्मली AUD USD GBP USD यूरो USD, एक्चुअली यूरो USD भी समवट सेफ हेवन में समझी जाती है इन्वेस्टर्स की जानिब से। तो यूरो USD को भी आप डाउन साइड पे देख सकते हो जब भी आपका सेंटीमेंट ऑन होगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सेंट्रल बैंक इंटरफेयर करता है फॉरेक्स मार्केट में। सो ये सेंट्रल बैंक की मूवमेंट्स को भी हम साथ साथ जज कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि सेंट्रल बैंक्स क्या स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, क्या स्पीचेस दे रहे हैं, और उसके पॉसिबल इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं। हमारी तो सेंट्रल बैंक के साथ कोई लड़ाई नहीं है, तो हम सेंट्रल बैंक को भी फॉलो करेंगे साथ में, और फिर उसके हिसाब से हम डिसीजन मेकिंग करेंगे, स्पेशली यूरो USD को लेके। उसके बाद आपकी जो बाकी AUD USD CAD और बाकी पेयर्स जो है वो आपके अप ट्रेंड में होंगे। तो ये आपका रिस्क सेंटीमेंट जो है वो ऑन में होगा। अब रिस्क सेंटीमेंट ऑफ, जब भी रिस्क सेंटीमेंट ऑफ होगा तो आपका गोल्ड
एक अप ट्रेंड में होगा, सिल्वर अप ट्रेंड में होगा। जो ये सारी जो है अमेरिकन स्टॉक मार्केट के जो इंडाइसेस हैं ये सारे डाउन ट्रेंड में होंगे। जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया था कि जब भी हंगामी हालात होंगे पूरी दुनिया में कहीं भी, तब आपकी करेंसीज कोरिलेशंस ब्रेक हो जाएंगे। और ये ब्रेक होते हुए हमने खुद देखे भी। अभी आप बैक टेस्ट भी चाहें तो कर सकते हैं। अभी रिसेंटली कोविड की वजह से सेंट्रल बैंक ने यूएस के उसने अपनी स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स के साथ उन अपनी मार्केट्स को स्टेबल करने के लिए बाय बैक किया। और जिसकी वजह से यूएस की मार्केट जिसमें डाउ जोन्स, एस&पी 500, नैस्डैक, ये सारे करेंसी पे सेंटीमेंट ऑफ होने की वजह से इनको डाउन आना चाहिए था, लेकिन ये डाउन आए ज़रूर, लेकिन सेंट्रल बैंक की इंटरफेरेंस के बाद ये एक अपसाइड मूव करना शुरू हो गए। और गोल्ड भी अपसाइड और स्टॉक मार्केट भी अपसाइड। और जब ऐसा हुआ तो तब आपके जो कोरिलेशंस थे वो ब्रेक हो गए। तो आपने ये चीज़ें भी साथ साथ माइंड में रखनी है कि जब भी ऐसी सिचुएशंस होंगी, जब भी अफरा तफरी होगी, पैनिक होगा, इस तरह की सिचुएशंस में आपके कोरिलेशंस मोस्ट प्रोबेबली ब्रेक हो जाएंगे। तो मैं बता रहा था रिस्क सेंटीमेंट ऑफ में जापानीज येन गोल्ड अप ट्रेंड में होगा, सिल्वर अप ट्रेंड में होगा, जापानीज येन अप ट्रेंड में होगा। इसके अलावा यूएसडी सीएचएफ ये भी एक अप ट्रेंड में होगा। और यूरो यूएसडी विद बैंक की स्पीचेस और उनकी जो प्रोबेबली जो उनके प्लान्स हैं उनके साथ, तो ये सारे करेंसी पेयर्स आपके एक अप ट्रेंड में होंगे जब भी आपका रिस्क सेंटीमेंट ऑफ होगा। और इसके साथ साथ आपने कोरिलेशंस को लाजमन समझना है, अंडरस्टैंड करना है, ताकि आपका नुकसान ना हो। कोरिलेशंस को जब आपको समझ नहीं आएगी, रिस्क सेंटीमेंट पे भी आप प्रॉपर काम नहीं कर पाओगे। आल्दो जब भी सेंटीमेंट या आप हंगामी हालात होंगे तो आपके कोरिलेशंस ब्रेक हो जाएंगे। तब आप थोड़ा सा मज़ीद एहतियात के साथ काम करेंगे कि ये ना हो कि आप फ़ायदा करने के बजाय उल्टा अपना नुकसान कर बैठें। सो स्पेशली जब भी आपको कोई चीज़ें समझ ना आ रही हो, सो कोई टेंशन नहीं है, आप ट्रेड ना करें। जब आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, आप अंडरस्टैंड कर रहे होगे कि आप जो काम कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, किस रीज़न की वजह से कर रहे हो, क्या लॉजिक है आपके पास। और जब आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करके उन्हें फिर करोगे तो उसमें नफ़ा या नुकसान जो भी होगा वो आपको पता है कि यार चलो किस रीज़न से हुआ है, तो वो चीज़ें समझ में आती हैं। लेकिन अगर आप ऐसे ट्रेड करोगे कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा और स्टिल ट्रेड कर रहे हो, तो फिर वो गैम्बलिंग में चीज़ चली जाती है। और इस्लाम में गैम्बलिंग हलाल नहीं है, हराम है। और फिर आपका ये जो बिज़नेस जिसे आप कह रहे हैं वो बिज़नेस भी आपके फेवर में नहीं जाएगा, बल्कि उल्टा आपके लिए वो हराम हो जाएगा वो पैसा। अगर आपने अर्न भी कर लिया तो भी वो किसी काम का नहीं है फिर। सो मेक श्योर जो भी आप कर रहे हो उसके पास उसके लिए करने की एक सॉलिड रीज़न होनी चाहिए, आपके पास लॉजिक होना चाहिए। जो आप कर रहे हो आपको समझ आ रहा होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो। गैम्बलिंग नहीं करनी आपने। आप एक मुसलमान हो और आपने चीज़ों को सही तरीके से करना है, जो उनका सही तरीका है। और वो सही तरीका हम आपको गाहे बगाए क्लास बाय क्लास आपको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। सो आपने कोशिश करनी है कि उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है और अंडरस्टैंड करके उनको साथ लेके चलना है, ताकि इसका आपको भी फ़ायदा हो। ओबियसली आप लोग हमारे पास इसीलिए आए हैं ताकि आपको किसी किस्म का फ़ायदा हो। और अगर आपको फ़ायदा ना हो, उल्टा नुकसान हो, तो फिर आपका और हमारा ख़ास तौर पे हम अपना टाइम निकाल के आपको क्लासेस दे रहे हैं और आपका अपना भी टाइम वेस्ट हो गया और जो हमारा टाइम था वो तो वेस्ट हुआ ही हुआ। बहरहाल नेक्स्ट, इनरोलमेंट प्रोसीजर। इनरोलमेंट में जो भी पर्सन न्यू हमारे किसी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, अपकमिंग बैचेस को, वो या किसी किस्म की उन्हें
कोर्स में फॉर सपोज़ वो एडवांस कोर्स लेना चाहते हैं, सो वो मुझे इस नंबर पे, ये मेरा प्राइवेट नंबर है, वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर मेरा ये ईमेल है malik.mehtab@protradersglobal.com। आप मुझे इस ईमेल पे भी मेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा ये मेरा फेसबुक आईडी है मलिक मेहताब 786, ये मेरा फेसबुक आईडी है, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। और इसके अलावा ये हमारा एक बिज़नेस ईमेल है info@protradersglobal.com। आप किसी किस्म की आपके माइंड में बिज़नेस क्वेरी हो, आप हमें यहाँ पे रब्ता करें, हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। और इसके अलावा आपकी नेक्स्ट अपकमिंग क्लास का जो अनाउंसमेंट है वो 15 तारीख को होगी आपकी इसी मंथ की, और रात 9 बजे आपकी क्लास है, और टॉपिक होगा CPA कॉन्सेप्ट एंड टूल किट ऑफ सेंट्रल बैंक्स। सो ये रिकॉर्डेड क्लास है, तो अब इसमें मैं आपके क्वेश्चंस वगैरह तो ले नहीं सकता। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और सिर्फ सीखना या सीखने को मिला ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि उसे आपने कैसे इम्प्लीमेंट किया वो ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने आपको जो कंटेंट था अब अपनी तरफ से प्रॉपरली ट्रांसपेरेंट वे में आपको डिलीवर करने की कोशिश की है। अब ये सिर्फ और सिर्फ आप पे है कि आप इस कंटेंट को किस तरह से लेके साथ चलते हैं और किस तरह से इस कंटेंट को इम्प्लीमेंट करते हैं। सो आई होप एंड विश कि आप लोग इसे प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे आपको सही मानों में फ़ायदा हो। बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।